अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, आफ्टर टी ब्रेक लेक्चर नंबर ही चेंज कर देते हैं हम। सुन लें प्लीज़। लेक्चर 108 और 109 ये जो दोनों हैंडआउट्स फिजिकल वालों को और ऑनलाइन वालों को भी मिलेंगे, ये दोनों मिलाकर सारी चीज़ें यही होंगी जो नज़र आ रही हैं इसके अंदर। बस ये थोड़ा सा कोई 108 वाली चीज़ 109 में करवा दी, कोई 109 वाली 8 में करवाए हूँ, तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। एक क्लास थी ना इकट्ठी, तो कॉन्टीन्यूटी में जैसे वो एक सवाल मैंने करवाया आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला, ठीक है, उस सवाल को ये वाला जिससे ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये बेसिकली 109 लेक्चर के हैंड आउट के अंदर होगा, लेकिन मैंने करा 108 में दिया क्योंकि ये दोनों लेक्चर्स आज इकट्ठे हो रहे हैं, आप लोगों को भी इकट्ठे ही अवेलेबल होंगे, तो कोई मसला नहीं, बस पढ़ते जाइएगा जो पढ़ा रहा हूँ। ये दोनों लेक्चर्स मिलकर आपको वो सारी चेकलिस्ट जो है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। बाकी बी पार्ट्स जो हैं 97 के बाद से आपने नहीं लिए हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको मैं ऑनलाइन वालों को अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को मैं इंशाल्लाह मंडे को हैंडआउट्स दे दूंगा। तो उस तरतीब से इंशाल्लाह आप जो है वो 20-20, 25-25 मिनट के जो लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह आपने ले लेने हैं, एक एक दो दो करके आखिरी दिन तक, साथ साथ, ताकि ख़त्म हो जाए सब कुछ, ठीक है बेटा। ये छोटी सी गलती एक हो गई थी जी मेरे से, एक स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई किया है, ये 100 में लिख गया था, यहाँ पे बेसिकली 110 होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, अब आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट है सेल विद अ राइट टू रिटर्न। यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़कर गए थे ना, आगे जंप कर गए थे हम, ये सेल विद अ राइट ऑफ रिटर्न। स्लाइड्स को ना एंड पे एक दफ़ा देख लेंगे, स्लाइड्स के नोट्स आपके पास मौजूद हैं, तो वो उनसे इंशाल्लाह फिर आप क्विकली रिवाइज कर सका करेंगे चीज़ों को, ठीक है। पहले चीज़ों को एक बार पढ़ लें, ठीक है। अच्छा जी, जब आप एक फॉर्मेट यहाँ पे बनाकर रख लेते हैं, सवाल वहीं पे करते रहेंगे लेकिन फॉर्मेट फिर यहाँ से देखते चले जाएंगे, ठीक है जी। आपने एक छोटी सी वर्किंग किया करनी है, जब भी आप कोई चीज़ बेचें और उसमें आपने, आप सेलर है ना, आपने अपने कस्टमर को एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इतने दिन तक जितनी चीज़ें पसंद ना आए उन्हें रिटर्न कर सकते हो। ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना, सेल विद अ राइट टू रिटर्न, ठीक है। अच्छा, अब वैसे फॉर्मेट वर्किंग एंट्री से पहले ज़रा एक ऐसे ही एक मैंगो मैन से बंदा को बात सवाल पूछे, उस तरह से आपसे पूछ रहा हूँ। आपने 100 यूनिट्स कस्टमर को पकड़ा दिए कि ये रख लो और 1 महीने तक इनमें से जितने वापस करना चाहो कर लेना, तुम्हें इजाज़त है, और कोई इन्फॉर्मेशन सवाल में गिवन ना हो, सिर्फ इतनी सी बात लिखी हो, तो जिस दिन आप चीज़ें कस्टमर को हैंड ओवर करोगे, क्या उस दिन आप ये 100 यूनिट्स की सेल रिकॉर्ड कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप सर्टन नहीं हो। बिल्कुल वापस आ सकती हैं चीज़ें, आप सर्टन नहीं हो कि ये चीज़ें वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर जिस दिन आपने ये चीज़ें हैंड ओवर करनी हैं उस दिन आप इनकी सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये तो है बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि बीच में हमें पॉज करना पड़ा ज़रा। अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर आपने सेल की है विद द राइट टू रिटर्न, तो सिंपल सिनेरियो क्या है, आपने जिस दिन चीज़ें बेची, आपको कोई तजर्बा नहीं है कि कितनी वापस आएंगी, तो सारी की सारी आप आज सेल के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक कि आपको कंफर्म ना हो जाए कि कस्टमर ने चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एडवांस जब हम हो जाते हैं, यहाँ पे सवालों के अंदर हम देखेंगे, हम अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर देखते हैं कि हमने चीज़ें विद द राइट टू रिटर्न दी हैं, डिलीवर कर दी हैं कस्टमर को और हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जी मिसाल के तौर पे 100 चीज़ें हमने भेजी हैं ना, तो तजर्बे की बुनियाद पे हम कहते हैं कि जी कोई 10 कुछ चीज़ें वापस आ जाएंगी। तो हम जो अपने तजर्बे की बुनियाद, एक्सपेक्टेशन की बुनियाद के ऊपर 90 की सेल आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं और 10 को लाइबिलिटी में रख लेते हैं। ये सारा कुछ करके देखते हैं अभी, ठीक है। और फिर जिस दिन वो डेट आती है, जिस दिन तक कस्टमर ने रिटर्न करना था, जिस दिन तक उसको राइट दिया हुआ है, जब वो डेट आती है तो हमने एक्सपेक्टेशन की थी 10 वापस आएंगी। दो सूरतें हो सकती हैं,
ठीक है, बिल्कुल बराबर वाली नहीं, उसके अलावा वाली मुश्किल। बराबर हो फिर तो मसला ही कोई नहीं ना, ठीक है। दो सूरतें, वैसे तो तीन पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। क्या 10 एक्सपेक्टेशन थी वापस आएंगी, 10 वापस आ जाए। 10 की एक्सपेक्टेशन थी, 12 वापस आ गई। 10 की एक्सपेक्टेशन थी, 7-8 वापस आ गई। तो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ये सारा सिनेरियो अब हम आराम आराम से करेंगे सवाल के अंदर, ठीक है जी। तो हम वर्किंग का फॉर्मेट क्या रखेंगे जी? अब नॉर्मल लॉज नहीं, ठीक है। अच्छा, चाय गिर फिर ले लेना, कोई बात। अच्छा प्लीज़ बेटा पढ़ लें यार, फिर टाइम आगे चला जाना है, फिर आपने रोला डालना है। मैंने जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है, आपको पता है। अच्छा जी, पेज नंबर फिलहाल छोड़ें, फिलहाल ये ज़रा देखें। यूनिट्स डिलीवर्ड, हम पहले देखा करेंगे कि यूनिट्स हमने हैंड ओवर कितने किए हैं। यूनिट्स हैंडेड ओवर, अब बातें ना करे कोई बेटा। यूनिट्स हैंड ओवर कितने किए, एक ये चीज़ हम देखा करेंगे। किस टाइम? डिलीवरी के टाइम पे, जिस वक्त हमने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब हम जब कस्टमर को चीज़ें देंगे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है जी। तो हम तीन चीज़ें इस वक्त देखेंगे, तीन चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़, हमने हैंड ओवर कितने यूनिट्स किए। दूसरी चीज़, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने जो है वो सेल हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड। ये वो भी लेते हैं, ठीक है। ये आपने सेल रिकॉर्ड कर लें, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल हो जाएंगे, यानी वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसको आपने एज अ सेल रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है जी। और इसी दिन खड़े होकर एक एक्सपेक्टेशन आप लगाएंगे कि कितने रिटर्न हो सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न। अब जो आप आज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिटर्न हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न, क्या आप उनको सेल में रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं। हाँ जी, वो आपकी आज क्या बनेगी? लायबिलिटी, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ठीक है बेटा। तो ये तीन चीज़ें हम देखा करेंगे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, क्योंकि हम कौन सी सेल कर रहे हैं? एक ऐसी की सेल कर रहे हैं जिसमें हमने एक राइट दिया हुआ है कस्टमर को कि वो रिटर्न कर सकता है गुड्स, ठीक है। सही है। मैंने आपको जो पहला सिनेरियो बताया उसके अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन 0 है, तो फिर सारी की सारी आज लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। या अपने तजर्बे की बुनियाद पे हम कहा करेंगे कि एक्सपेक्टेशन जो है वो इतनी वापस आने की है, तो फिर बाकी जो है वो वापस नहीं आएंगी, ठीक है। ये तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमने चीज़ें देखनी हैं। इसी तरह से एट द टाइम ऑफ रिटर्न, एट द टाइम ऑफ रिटर्न, प्लीज़ बेटा, एट द टाइम ऑफ रिटर्न, कैमरे में तो नहीं आ रहा भाई? हाँ, बस सबकी तवज्जो इधर है भाई, सिवाय उस टेबल के जिस टेबल पे भाई आ रहे हैं, ठीक है। ओके जी। जिस दिन वापसी का दिन होगा, चीज़ें वापस आने की आखिरी तारीख होगी, उस दिन कस्टमर चीज़ें वापस करेगा एट द टाइम ऑफ रिटर्न। तो उस दिन आप क्या देखेंगे? कितनी वापस आई हैं, रिटर्न कितनी हुई, रिटर्न बैक। ये सारी चीज़ें स्लाइड्स के अंदर लिखी हुई हैं, ओके। रिटर्न बैक कितनी हुई। अब देखो, मिसाल के तौर पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि रिटर्न होंगी 15 चीज़ें, ज़रा देखना इधर। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि चीज़ें कितनी वापस आएंगी? 15, और वापस आ गई 12। तो फिर 3 चीज़ें नहीं वापस आई, तो सेल को एडजस्ट करना पड़ेगा। सेल की एडजस्टमेंट क्या होगी? सेल बढ़ाएंगे या कम करेंगे? बढ़ा लेंगे, सिंपल। और अगर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 15 वापस आएंगी, लेकिन 18 वापस आ गई, ये तो 3 ही हो गया, 19 वापस आ गई। अब 4 चीज़ें ज़्यादा वापस आ गई, तो सेल फिर एडजस्ट होगी। अंदाजे की बुनियाद पे सेल रिकॉर्डेड थी ना, तो सेल फिर एडजस्ट होगी, और एडजस्टमेंट अब किस तरफ को जाएगी? डाउनवर्ड। सेल को कम करना पड़ेगा। ये हमारी तरतीब होगी। बहरहाल रिटर्न बैक निकालेंगे एट द टाइम ऑफ रिटर्न हम, और दूसरा सेल की एडजस्टमेंट होगी। फिर सेल एडजस्टमेंट, सेल की एडजस्टमेंट जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है एडजस्टमेंट में सेल, और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है जी। ये छोटी सी वर्किंग है, जो अंग्रेजियाँ ज़रा इसलिए हैं कि आपको मुश्किल ना पेश आए सवाल के अंदर। अंग्रेज़ी लिख लेंगे, ये तो 2-3 सवाल करते हैं, ये वैसे ही जहन के अंदर बैठ जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ है रिफ़ंड
ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बेसिकली क्या चीज़ होती है, रिफंड की लायबिलिटी होती है, हमें रिफंड करना पड़ता है, ठीक है जी। तो रिफंड लायबिलिटी, रिफंड लायबिलिटी, वो जो ऊपर हमने लायबिलिटी क्रिएट की थी ना, वो रिफंड लायबिलिटी थी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रिफंड लायबिलिटी, ठीक है। तो ये रिफंड लायबिलिटी को रिवर्स करना होता है। क्यों? क्योंकि इस दिन बस हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, जो भी है वो सामने आ जाया करता है। अब इसकी तरतीब क्या हुआ करेगी, ये सवाल के साथ देखते हैं, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं। ये वर्किंग का हमारा फॉर्मेट होगा, ठीक है। ये वर्किंग का फॉर्मेट होगा। इस वर्किंग के फॉर्मेट को मैं सामने रख लूंगा, पहले एक दफ़ा सवाल पढ़ लें। ऑन यकम जुलाई 22 फिलिप्स डिलीवर्ड 200 बल्ब्स टू राइज कॉलेज। द म्यूचुअली, हाँ क्या ठीक सवाल है, चाहे कि वैसे। ऑन यकम जुलाई 22 फिलिप्स डिलीवर्ड 200 बल्ब्स टू राइस कॉलेज। द म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पर यूनिट इज 400 पर यूनिट। हर बल्ब कितने का? 400 का। एंड द कॉस्ट टू फिलिप्स ऑफ ईच यूनिट इज 250। अब देखो कॉस्ट आ गई, फिलिप्स वालों की कॉस्ट आ गई, तो सेल की रिकॉर्डिंग भी करेंगे और डेटर डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कैश इज पेड इमीडिएटली बाय राइस कॉलेज। कैश राइस वालों ने पहले ही दिन इमीडिएटली पे कर दिया। अब कैश आ गया है, ठीक है। अब आगे एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। अगर एक्सपेक्टेशन होगी कि सारी ही चीज़ें वापस आ जानी है, आ सकती हैं, कोई पता नहीं है, तो 1 रुपये का रेवेन्यू फिलिप्स वाले रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सारी की सारी रिफंड लाइबिलिटी होगी। और अगर उन्हें एक्सपेक्टेशन हुई कि मिसाल के तौर पे 200 बल्ब गए हैं, 200 में से जो है वो 30 वापस आ जाने हैं और 170 वापस नहीं आएंगे, तो 170 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, 30 की रिफंड लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, as per agreement Rise has the right to return the products within 30 days of sale to receive full refund. Philips has significant experience. अब पहली बात है, चीज़ें कितनी डिलीवर कर दी, बल्ब कितने डिलीवर कर दिए फिलिप्स वाले ने राइस को? 200, ठीक है। अब अपने एक्सपीरियंस को बरूए कार ला रहे हैं फिलिप्स वाले, क्योंकि वो रूटीन के अंदर कस्टमर्स को रिटर्न बेसिस के ऊपर सेल्स करते रहते होंगे। तो कह रहे हैं जी, फिलिप्स हैज सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एस्टिमेटिंग रिटर्न्स फॉर दिस प्रोडक्ट। इट एस्टिमेट्स दैट 18 यूनिट्स विल बी रिटर्न। 18 यूनिट्स विल बी रिटर्न, ठीक है जी। अब 1 जुलाई के ऊपर पहले दिन एंट्री पास हो रही है, और ये क्या है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इस दिन ये 3 चीजें देखेंगे। डिलीवर कितने किए राइस को इन्होंने बल्ब? 200। कितने एक्सपेक्टेड हैं टू बी रिटर्न? 18। तो एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फिर कितने हुए? कोई इन दोनों में से कोई एक चीज दिया करेगा, दूसरी बैलेंसिंग निकाल लिया करेंगे। जैसे 250, कितने? 250 है, 200 बल्ब डिलीवर हुए, 200 में से वो हो सकता था कह देता जी सेल इतने होने हैं, तो रिफंड फिर आप बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। उन्होंने बता दिया रिफंड हो सकते हैं 18, तो फिर सेल वाले बैलेंसिंग निकाल लेंगे, ठीक है, सही है। तो ये 3 चीजें हमारे पास आ जाएंगी। डिलीवर कितने किए, कितने, ये यहीं पे रहने दें, यहाँ वहां पे नया कर लेते हैं, ठीक है ना जी। ये ताकि क्वेश्चन जरा बड़ा हो जाए, ठीक है जी। छोटा सा क्वेश्चन है, और एक तो यार तुम अब उधर चले गए ताकि मिटाना ना पड़े, ये लेफ्टी भाई मिटाएगा, ठीक है। सुने जी, सुने 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 जी, प्लीज 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 जी। अच्छा, वो कह रहे हो आप। 1 जुलाई 22 पे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 3 चीजें देखनी हैं। पहली, यूनिट्स कितने हैंड ओवर किए? 200। 200 बल्ब्स हैंड ओवर कर दिए। फिर एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न्ड, ये उन्होंने बता दिया, तो एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड हम बैलेंसिंग निकाल लेंगे, ठीक है। 182 हम कहेंगे जी सेल होने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि 18 तो रिटर्न होने की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमने यहां पे लिख ली। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये वर्किंग हम किया करेंगे। जी क्या है जी? हैंडेड ओवर यूनिट्स, हैंडेड ओवर टू कस्टमर, ठीक है जी। कितने जी? 200। उसके बाद एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड,
ये जो एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड है, इनसे आपने रेवेन्यू या सेल रिकॉर्ड करनी होगी, और एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न जो है इनकी आपने आज लायबिलिटी, एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न, ये आप रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। अभी एट द टाइम ऑफ रिटर्न ही आई, वो सवाल के अंदर दोनों सिचुएशंस अलग अलग हैं। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी की। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 200 यूनिट्स हैंडओवर किए, एक्सपेक्टेड है कि 18 वापस आ जाएंगे, तो फिर बैलेंसिंग ये निकाला हमने कितना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? यकम जुलाई 2022 एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंट्री होने लगी है, तो यकम जुलाई 2022 क्वेश्चन 8 है। ये लो भाई, बाद में लिख लेते हैं। यकम अभी तो ए बी की तरफ गया ही नहीं, अभी तो मैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंट्री कर रहा हूँ, दोनों के लिए सेम ही रहेगी। ठीक है, यकम जुलाई 2022 पे अब ये वर्किंग हमारे सामने है, कैश रिसीव हो गया है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है जी, कैश इज पेड इमीडिएटली बाय राइज कॉलेज। इमीडिएटली यकम जुलाई पर ही कैश पे कर दिया। 200 बल्ब हैं, हर एक बल्ब कितने का बेचा है इन्होंने? 400 रुपए का। हर एक बल्ब कितने का बेचा है? 250 कॉस्ट है भाई। ठीक है, तो जी आज कैश आ गया, बोलो कैश आ गया, कैश डेबिट, और कुछ रेवेन्यू सेल क्रेडिट, और कुछ हमारी बननी है आज रिफंड लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी लिख सकते हो, इसको मसला कोई नहीं, कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लायबिलिटी बन रही है ना, रिफंड की लायबिलिटी है, तो क्या हुआ? अब जरा ध्यान से तो देखिएगा, कैश रिसीव किया इन्होंने कितने बल्ब्स का? 200 का। 200 बल्ब्स का कैश रिसीव किया, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है कितने बल्ब्स का? 182 का। और कितनों को लायबिलिटी में रख लो? 18 को। ठीक है जी। अब ये सारी सेल की एंट्री है, इससे इसका कॉस्ट ऑफ सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। सेलिंग प्राइस बता दो, ₹400, ₹400 और ₹400। जी एंट्री हो गई पूरी, बताइए। 80,000 से कैश डेबिट, 72,000 से सेल क्रेडिट, और 72,800 से सेल क्रेडिट हो गया, और 7200 से रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, ये हमने पास की एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब हमने चीज़ें हैंड ओवर की तो उस दिन एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पर सिर्फ 72,800 का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है। यार मेरे मार्कर्स कहाँ हैं आमिर? हाँ मसल्स बन रहे हैं इनसे। अच्छा जी, इंसान बन जाओ यार, इज्जत रास आनी चाहिए बच्चों आप लोगों को। अच्छा जी, अब ये काम तो हो गया। ठीक है, फिलिप्स ने सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कि 18 वापस आ सकते हैं, इन्होंने सेल रिकॉर्ड कर ली, बाकी 182 की, और 18 को लायबिलिटी कह दिया। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर जर्नल इन द बुक्स ऑफ फिलिप्स ऑन यकम जुलाई 22, ये तो हमने कर दी। एंड 31 जुलाई 22 यानी एक महीना जब एक्सपायर हो जाना है, अंडर ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट सिनेरियो, पहला सिनेरियो क्या है? एट 30th डे 12 यूनिट्स वर रिटर्न्ड। अच्छा एक चीज़ भूल रहे हैं, वो बाद में देखते हैं। अगर सेल की एंट्री है, मैंने आपको बताया था, याद तो करा दो मुझे, और कॉस्ट उन्होंने दी हुई है सवाल में, तो कॉस्ट की एंट्री करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसी दिन यकम जुलाई 2022 पर आपने कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री करनी है। कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री करने लगे आमिर, जल्दी से आ जाओ, जज़ाकल्लाह।
क्योंकि सवाल के अंदर सेलिंग प्राइस भी गिवन है और कॉस्ट भी गिवन है, आप लोगों को मैंने यही अर्ज की थी कि अगर सवाल के अंदर कॉस्ट दे दे तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल, डेबिट, इन्वेंट्री, क्रेडिट, परपेचुअल वाली एंट्री करनी होती है। ठीक है, सही है। अब वो एंट्री करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इधर देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें सेल हुई हैं उनकी कॉस्ट, जो चीज़ें सेल हुई हैं उनकी कॉस्ट। ठीक है, तो सेल कितनी चीज़ें हुई हैं? तो 182 चीज़ें, रेवेन्यू सेल, तो उनकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। बाद में देखते हैं रुपीस। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारे गोदाम से, गोदाम ही लिख लें सिर्फ, हमारे की जगह नहीं है, हमारे गोदाम से इन्वेंट्री कितनी निकल गई? निकल के तो 200 यूनिट चले गए हैं बच्चों। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? फिर देखो इधर, हमने कहा कि अगर कॉस्ट गिवन हो तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट वाली एंट्री करनी होती है, ऐसे ही है। अब चीजें बिकी कितनी? 182, तो कॉस्ट ऑफ सेल में तो 182 की ही कॉस्ट जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल जो है। लेकिन हमारी प्रेमिसेस में से, हमारे गोदाम में से, हमारी फैक्ट्री में से, हमारी दुकान में से कितने यूनिट्स निकल के चले गए? तो इन्वेंट्री तो 200 से क्रेडिट हो चुका हुआ है। अब एक मसला है, वो मसला ये है, वो मसला ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने 200 यूनिट्स भेज दिए, जिनमें से 182 की हम सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसके बारे में हम सर्टन हैं, हम इसके बारे में हमें कोई शक नहीं है। तो समझो ये 182 यूनिट्स तो उसके हो गए, तभी हमने कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट किया। लेकिन 18 यूनिट्स के बारे में हम क्या कह रहे हैं? ये अभी उसके नहीं हैं, हमारे ही हैं। उसके नहीं हैं, अभी हमारे ही हैं, बस हमारी प्रेमिसेस से निकलकर उसकी प्रेमिसेस में पड़े हुए हैं। जी, हमारा स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा है, हमारा स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। बात समझे हो? सेल ऑन रिटर्न बेसिस का कॉन्सेप्ट यही होता है। चीजें हम रखवा देते हैं अपने कस्टमर के पास के जब चाहे वापस कर लेना। ठीक है, तो जब तक वो चीजें वापस करने का ऑप्शन उसके पास पड़ा है और वो वापस नहीं आई हैं और ये रेंट मिसाल के तौर पे आया था, तो हम कहेंगे हमारा स्टॉक जो हमारे पास पड़ा है और हमारा स्टॉक जो कस्टमर के पास अमानतन पड़ा है। ठीक है, जब तक वो वापस ना कर दे या वो टाइम एक्सपायर ना हो जाए, वो हमारा स्टॉक है किसी के पास पड़ा हुआ। तो हमारे गोदाम से तो 200 यूनिट्स निकल कर चले गए थे। ठीक है, अब देखो यूनिट्स को बैलेंस कर रहा हूं ना मैं, तो फिर कहां चले गए? ये इन्वेंट्री विद कस्टमर, इन्वेंट्री विद कस्टमर, हमारी चीजें हैं कस्टमर के पास पड़ी हैं, कितनी? 18। अब ये कॉस्ट की एंट्री है 250, 250 और 250। जी, 45,500, 4,500 और 50,000। ठीक है जी, ये दोनों एंट्रीज इधर देखे बगैर अगर कर लेना तो क्या ही बात है, फिर काम तो हो गया बस। फिर तो हमने चलो दिमाग में एक बार कर लो, दोहरा लो इस एंट्री को। गुड्स डिलीवर्ड, गुड्स सोल्ड विद द राइट टू रिटर्न, विद द राइट टू रिटर्न। जब चीजें बेची एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कितनी थी? 200। एक्सपेक्टेशन है कि 18 वापस आ जाएंगी, तो फिर कितनी एक्सपेक्टेशन है बिकने की? 182। सेल की एंट्री करनी है तो 182 की सेल रिकॉर्ड करो और बाकी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लो, लेकिन कैश 200 का ले लिया आपने, 200 से कैश को डेबिट कर दो। अब चूंकि सवाल के अंदर कॉस्ट भी गिवन है, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट की एंट्री भी करनी थी। अब करने तो यही एंट्री निकले थे हम, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट की एंट्री करने निकले थे। लेकिन हुआ क्या, हम जो इन्वेंट्री से यूनिट्स निकाल रहे हैं वो 200 हैं, लेकिन जो बिके हैं अभी तक वो कितने हैं? 180। तो कॉस्ट ऑफ सेल तो 180 से डेबिट हो सकती है। इन्वेंट्री हमारी गोदाम में क्रेडिट हो गई है 200 से, तो बाकी 18 यूनिट्स कहां गए? कस्टमर के पास ही पड़े हैं, हमारी अमानत है। 1 महीने तक अगर उन्होंने वापस ना किए तो फिर हम कहेंगे ये हमारी सेल हुई है। फिलहाल हमारी सेल नहीं है, हमारा स्टॉक है कस्टमर के पास पड़ा है, तो फिर इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट। ठीक है,
सही है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा जी, अगला काम क्या होगा, एट द टाइम ऑफ रिटर्न या एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ, जो मर्जी लिख लें, ठीक है। अब इस दिन क्या तीन चीजें देखनी है जी हमने, कितने रिटर्न हो गए, रिटर्न बैक। अब जो रिटर्न बैक हैं, अगर तो वो 18 ही हैं तो सेल को कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो 18 से कम है या 18 से ज़्यादा है तो हमारी सेल को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला काम हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट टू सेल। ये सेल, चलो ऐसे ही लिखो, सेल एडजस्टमेंट, ज़रा छोटा लफ्ज, सेल एडजस्टमेंट जी। इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी, ठीक है। यहां इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस बस इसलिए लिख दिया कि समझ आ जाए, वरना हमने तो वहां एंट्री करनी होती है, ठीक है। और फिर अगला काम क्या है जी, रिवर्सल ऑफ रिफंड, रिवर्सल ऑफ रिफंड लायबिलिटी, ठीक है। अब बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखना इसको, एक सवाल समझ आ गया तो फिर कोई मसला नहीं है, मुश्किल से मुश्किल सवाल भी पास पेपर का हो जाएगा, ठीक है जी। पहला सिनेरियो, एट 30th डे 12 यूनिट्स वर रिटर्न, 12 यूनिट्स वर रिटर्न, तो रिटर्न बैक कितने हुए। अच्छा इधर देखो, एक बात याद रखना, मैं 12 लिख लेता हूं बाद में, एक बात याद रखना, पक्का पक्का उसूल, रिफंड लायबिलिटी को एज इट इज उठाकर आपने यहां पर रिवर्स कर देना है। रिफंड लायबिलिटी को एज इट इज उठाकर, कोई चेंज नहीं करनी, एज इट इज उठाकर आपने रिवर्स कर देना है, ठीक है। अब आप कहोगे ये कैसे होगा, ये बराबर कैसे होगा, अभी 1 मिनट पता लग जाना है आपको जी। 18 एक्सपेक्टेड थे कि वापस आएंगे, आए कितने, 12, तो फिर 6 से आपको सेल बढ़ानी पड़ेगी। खुशी की बात है, वैसे गम की बात नहीं, खुशी की बात। एक्सपेक्ट किया था कि 18 वापस आएंगे लेकिन सिर्फ 12 आए, तो 6 रुपए की सेल और रिकॉर्ड कर लो, तो 6 से सेल बढ़ा लोगे, दोनों का टोटल 18 बन रहा है। अभी एंट्री में भी नजर आएगा आपको, ठीक है, कि 18 की लाइबिलिटी हमने खत्म कर दी। इसमें ये लाइबिलिटी खत्म होने का मतलब क्या, डेबिट, डेबिट बोलो, लाइबिलिटी खत्म की है, डेबिट। ये डेबिट करके 6 से सेल को क्रेडिट किया है और 12 से कैश को क्रेडिट किया है। क्या मतलब, पैसे वापस किए हैं, 12 चीजें वापस की, तो उसके एंट्री में समझ आ जाएगा अभी, ठीक है ना। तो तरतीब क्या होगी, फिर देखो तरतीब क्या होगी, ये बाद में कर लो, पहले कर लो, याद रखना इसको एज इट इज करना है। फिलहाल क्या, अब 18 एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वापस आएंगे, आए कितने, 12, तो फिर 6 से सेल को बढ़ाना पड़ेगा, 6 यहां पे आ गया। अब इनका टोटल नहीं करना, उसूल ये रखो, वैसे तो सही नहीं आना है लेकिन इनका टोटल नहीं करना, बल्कि इधर देखो, ये जो 18 पड़ा है एज इट इज यहां पे उतार लो, रिवर्स कर दो। एंट्री कैसे होगी देखते हैं, किस दिन रिफंड हो रहा है जी, 31 नहीं होता, बहस कर लें इसमें थोड़ा सा, 31 जुलाई 2022, मैं कहा तो 5-7 मिनट लगा लेते हैं इस पर जी। 31 जुलाई 2022 पर अब आपके आपके गुड्स 12 वापस, यूनिट्स 12 वापस, बल्ब 12 वापस आ गए, ठीक है। अब मैंने कहा सबसे पहला काम क्या करो, वहां पे जैसे आपको बताया, वहां पे आपको बताया यूनिट्स के अंदर वो ये सारी जो रेकन्सिलेशन बनी हुई है ना, ये सारी वर्किंग ये यूनिट्स के अंदर है, ये यूनिट्स के अंदर, इसका रुपीज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। खैर यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट्स के हिसाब से कर लेते हैं। रिफंड लायबिलिटी को आज डेबिट कर दो, रिफंड लायबिलिटी डेबिट, कितने से जी, 18 से, निकल एज इट इज इसको खत्म करो, ठीक है। अब ये जितनी अमाउंट पड़ी होती है ना असल में, ये सेम अमाउंट यहां पर डेबिट हो जाती है। जाहिर है 7200 से क्रेडिट किया था, 7200 भी डेबिट करेंगे, लेकिन बाद में कर लेते हैं, बाद में, ठीक है। अब 18 से आपने लायबिलिटी को क्या कर दिया, रिवर्स, डन। फिर ये चलो रेवेन्यू, 6 से सेल को बढ़ाओ, 6 से सेल को बढ़ाओ, बढ़ा लेते हैं जी। सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू क्रेडिट कर दो 6 यूनिट से,
ठीक है, और बाकी यूनिट्स वो वापस दे गया है, बाकी यूनिट्स 12 वो वापस दे गया है। तो अब जब वापस दे दिया तो उसको पैसे वापस करने, क्योंकि सारे यूनिट्स के पैसे हमने पहले दिन ही ले लिए थे, वो 200 के यूनिट्स के पैसे देकर गया था, ठीक है ना। अब उसमें से उसने 12 वापस ला दिए हैं, तो वो 12 यूनिट्स के पैसे उसको वापस कर देंगे, ठीक है। तो फिर कैश क्रेडिट कर दोगे, कितने से, एक मिनट, थोड़ा डेबिट क्रेडिट सही नजर नहीं आ रहा, रेवेन्यू और कैश जी 12। अब ये सेलिंग प्राइस या कॉस्ट, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है जी फिलहाल, तो कितनी जी, तो रुपीज 400 400 और 400 जी बोले, ये चेक कर लो, ये सेम अमाउंट ही आएगी 7200, 7200 देखो एज इट इज डेबिट, ठीक हो गया। इसमें से मजीद सेल 2400 की मजीद सेल रिकॉर्ड कर लो और 4800 उसको दे दो भाई, ये पकड़ो और जाओ। लेकिन अगला मसला आपको पता है, कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी अब करनी पड़ेगी। अब इधर देखना जरा, देखना जरा ध्यान से, रिफंड लायबिलिटी कितने यूनिट्स की, 18 की, क्योंकि इस दिन हम श्योर नहीं थे कि कितने बिकेंगे, तो ये हमारी लायबिलिटी थी। और जब डेट ऑफ रिटर्न आई तो इस लायबिलिटी को हमने डेबिट कर दिया एग्जैक्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल में तो 200 कितने 182 यूनिट्स चले गए थे, ठीक है। हमने अमानतन जो इन्वेंट्री रखवाई थी वो कितने यूनिट्स थे, यही जिनकी लायबिलिटी बनाई हुई है, यही 18 यूनिट्स इन्वेंट्री विद कस्टमर्स 4500 पड़े हुए थे, ठीक है। अब एज इट इज इसको भी क्या कर दो, डेबिट कर दो, इसको भी क्या कर दो। अच्छा सुनो, ये 18 मैंने कहा था एज इट इज लिख लो, ये सारा रिवर्स हो गया, माना कि ये सारा कैश पे नहीं हुआ, इसमें से कुछ कैश पे हो गया और कुछ रेवेन्यू, टोटल में ये सारा रिवर्स हो जाना है, रिवर्स हो के कुछ सेल में चला जाना है और कुछ कैश रिटर्न हो जाना है, ठीक है। अच्छा अब ये डेबिट पड़ा हुआ है इन्वेंट्री विद कस्टमर्स, इसको क्या कर दो क्रेडिट, तो इन्वेंट्री विद कस्टमर, वैसे तो वही फिगर उठाकर लिख सकते हैं, लेकिन चलो जी कितने यूनिट्स, 18 यूनिट्स जो उसके पास अमानतन रखे थे, अब वो क्रेडिट कर दिए। उसमें से मजीद कितने बिक गए, वो बेसिकली ना इधर देखो, बेसिकली यही वाला काम ही चल रहा होता है, यहीं से देखकर हम दूसरी एंट्री भी करते हैं। जैसे यहां से देख के पहली एंट्री की थी, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट, साथ ही हमने एंट्री पास की कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, और ये इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट कर दी थी अलग से, ठीक है ना, क्योंकि फर्क आ गया था। ऐसे ही यहां में हमने क्या एंट्री पास की, क्या एंट्री पास की, लायबिलिटी डेबिट, सेल क्रेडिट, कैश क्रेडिट, सही है ना। तो अब इसी से देखकर कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री पास करनी है ना, ठीक है। तो ये 18 यूनिट्स जो पड़े थे कस्टमर के पास, इनको करो क्रेडिट। इसमें से 6 क्या हो गए हैं, सेल, 6 क्या हो गए हैं, सेल, तो उनकी एंट्री कर दोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कितने जी 6। बाकी के 12 यूनिट्स जो हैं उनका, हाँ उनका कैश उसको देकर वापस अपने गोदाम में रख लिए हैं, वो वापस आ गए हैं, वो हमारी दुकान में, हमारे गोदाम में, हमारी फैक्ट्री में वापस आ गए हैं। तो उनको हम यहां पर इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री, ये गोदाम वाली एंट्री, कितनी जी, कितना बनता है 12, ठीक है। अब ये एंट्री होगी कॉस्ट से, कॉस्ट से और कॉस्ट से जी बोले 1500, 3000 और 4500। अब गौर फरमाएं आप, ये लायबिलिटी एट द डेट ऑफ रिटर्न एग्जैक्टली डेबिट होकर कुछ सेल कुछ कैश, ये इन्वेंट्री रिटर्न डेट पर जिसके पास पड़ी थी वहां से निकाल दो, ये एग्जैक्ट अमाउंट से क्रेडिट होकर कुछ जो बिक गई वो कॉस्ट ऑफ सेल में, और जो नहीं बिकी वो हमारे पास वापस आ गई हमारी इन्वेंट्री। कैसा लगा सवाल, ये बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे, टाइम काफी लग गया ना इसलिए इजी हो गया, जल्दी करते तो फिर मुश्किल लगना था, शाबाश। अब अगला पार्ट कर दे। अब मैंने तो वही मिटाई जाना है, किए जाना है।
हम लोग इधर ही ले हैं, बल्कि वहीं रहने दे सवाल। पार्ट टू में सिर्फ ये है जी, बाकी सब सेम रहना है, सिर्फ ये है कि 30वें दिन 33 यूनिट्स वापस आ गए हैं, तो बाकी सारा सवाल वहीं रहने दे, कोई मसला नहीं। भाई गिलास में पानी डाल दो, वैसे डिस्टिल करना चाहिए। अच्छा अपनी बार महसूस करता है। और गुलबर्ग कैंपस वाला डस्टर इसको याद है। छुट्टी पे था, हम गुजरांवाला जाते इसको बिरयानी खिलाने। हम सारी क्लास वहाँ तो में बिरयानी खिलाने आ जाते ना, तो सब ने फिर वहाँ पे अच्छी खासी दहा। ये यूं लिख लिया करें जी ज़रा एहतियातन, और पक्का हो जाए। सेल को बढ़ा लो 6 से, सेल को बढ़ा लो 6 से। और कंपैरिजन किसका किया है? 18 और 12। तो ये सेल जो 6 से बढ़ी है, इसमें हमने 18 वर्सेस 12 ये कंपैरिजन किया। ठीक है, अब किसी से मिटवाना नहीं है, सारा ना मिटा दें। नहीं अब नहीं किसी से मिटवाता मैं। चलो एंट्रीज तो ये तो सेम थी। ओ नो, चलो एक तो बच गई, इसको बदलेंगे, इसको बदल लेंगे, ये दोनों बदल लेंगे। लेकिन पहली का दुख है मुझे। ओए होए होए, तब तक वो लिख लेते हैं जब तक आप लोग कर रहे हो। ये सेम थोड़ी ही होनी थी, ये सेम थोड़ी ही होनी थी। हाँ भाई, 200 यूनिट्स बेचे हैं, एक्सपेक्टेशन बदली हुई है। जब एक्सपेक्टेशन बदली हुई है तो रेवेन्यू और रिफंड लायबिलिटी अलग अलग अमाउंट से रिकॉर्ड होनी है। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, सिर्फ रिटर्न के वक्त है। मैं कह रहा मेरा दुख ही इतना था कि मैं कहा थोड़ा सा छेड़ लूँ आपको, दुख ही इतना हो रहा है। हाँ भी लिखवाओ ज़रा जल्दी से, बाकी बच्चे सवाल करें। 200 इंटू रुपीज़ 400, 182 इंटू 400, 18 इंटू 400। अच्छा भला लिखा हुआ था जी। 80,000 रुपया रिसीव कर गए। ओके जी, चले जी आए। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो तो सेम था क्योंकि उन्होंने रिक्वायरमेंट सिर्फ 31 जुलाई पे बदली है। ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन अपने तजर्बे की बुनियाद पे क्या है कि 18 वापस आ सकते हैं, तो फिर 172 की नोट करना रोक दें, 82 की सेल रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, नोट करना रोक दें जी, बस नहीं रहना तो फिर मैं रुक जाना 1 मिनट। नहीं हाँ फिर कर लें, यही हो सकता है, देख लें आप इधर जी। 18 रिटर्न हो सकते हैं, तो 182 फिर सेल हो सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो एंट्री वही सेम, कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट। जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो सेल होना, वो सेल रिकॉर्ड कर ली, साथ ही इसकी कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड कर ली। जो बिक गए उनकी कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करो, और जो अभी शक वाले हैं उनको अमानतन किसी के पास रखवा दो, अपनी इन्वेंट्री से 200 के 200 निकाल दो। अब रिटर्न का वक्त आया, 31 जुलाई आया, और सवाल ने क्या बताया? 33 यूनिट्स रिटर्न हो गए हैं। कितने यूनिट्स रिटर्न हो गए? 33। तो फिर रिटर्न बैक कितने हो गए? 18 और 33 का वर्सेस, यही बताया था ना, 18 वर्सेस 33। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 18 आएंगे, ज्यादा वापस आ गए। कितने ज्यादा वापस आ गए? इधर देखो, तो सेल को डिक्रीज करो 15 से, सेल कम कर दो 15 से, बाकी रिफंड लायबिलिटी तो एज इट इज आपने उतारनी होती है। ठीक है, चलो
31 जुलाई आया और रिटर्न कितने यूनिट हो गए? 15। ठीक है, अब रिटर्न बैक कैश, रिटर्न बैक कैश, कैश कितने का वापस करोगे? 33 का। सही है। सेल को करो कम, सेल को करो कम। अब सेल जब कम करोगे तो डेबिट करना है ना, तो बनता भी डेबिट करना ही था। आपने सेल पहले ज्यादा रिकॉर्ड कर ली हुई है, 182 यूनिट्स की सेल रिकॉर्ड किए बैठे हो, तो अब कम कर लोगे तो डेबिट कर लोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, और सही है। एक मिनट कैश जरा दूर जी। और रीफंड लाइबिलिटी, मैंने कहा था एज इट इज, इसको एज इट इज करना होता है। चलो आपको जी सबसे पहला काम आप यही किया करें ना, ये आपने कहा था एज इट इज इसको उतारना है, तो आप पहले इसको लिखें रिफंड लाइबिलिटी, ताकि हमें पक्का हो, ये याद हो हमें कि ये तो 18 है। अच्छा, अब वो 18 एज इट इज रिवर्स हो गया, बोलो, लेकिन रिफंड कितना पे करना पड़ा? ये पे करना कितना पड़ा? 33 यूनिट्स का। तो फिर बाकी सेल में ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई है, सेल या रेवेन्यू को फिर कम करो, 15 यूनिट से आप सेल को डेबिट कर लो। ठीक है जी। रुपीज़ 6,000। तू इधर उधर की ना बात कर जी, बोले 6,000। देखा 6,000 आगे वाला, 7200। 6,000 से सेल को रिवर्स किया और 13,200। ठीक है, अब बड़े ध्यान से, बल्कि पहले वही शॉर्टकट, 4500 से इसको तो क्रेडिट करो ना। ठीक है, 4500 से इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दो। कितने यूनिट से? 18। ये 18 यूनिट्स उसके पास पड़े थे, इसको क्रेडिट करके। ठीक है, हमने अब अगली बात करनी है, सेल कितने हुए? सेल उल्टा ज्यादा हुई पड़ी थी, रिवर्स करनी पड़ी। सेल्स डेबिट किया है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट करोगे। कॉस्ट ऑफ सेल 15 यूनिट से क्रेडिट हो गई, और हमारे गोदाम में इसके साथ लिखना था ना यार, इन्वेंट्री विद कस्टमर वाला, थोड़ा सा शॉर्ट कर, इन्वेंट्री विद कस्टमर जी। कितने यूनिट थे? 18 थे। ठीक है, अच्छा जी। अब कॉस्ट ऑफ सेल आपने कितने से रिवर्स की है? 15 से। और अपने गोदाम में आपने, अब इन सब को इकट्ठा करके रख लेना कितने यूनिट को। अब ये 33 संभाल के रखें, आ गए हैं वापस, किसी और को बेचें। ठीक है, तो कॉस्ट ₹200। अच्छा, 250 इंटू 250 इंटू 250, 8250, 3750। ये एग्जैक्ट डेबिट क्रेडिट, जैसे ये एग्जैक्ट क्रेडिट डेबिट। ठीक है, 710 सफ़े के ऊपर नहीं, ये रहने दें। जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके साथ होमवर्क लिखें। इससे अगला सवाल 710 नंबर सफ़े पे अगला सवाल देखें, इसको होमवर्क लिख लें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है जी। ठीक है,
अब इसी को ज़रा चेक करते हैं पास पेपर में जाके, ठीक है। या बेसिकली लेक्चर 109 का कुछ पोर्शन उधर करा दिया था ना, तो वो फिर अब 109 में करवा दिया है। अब ये 109 के अंदर पास पेपर करना था, वो साथ ही हमने, क्योंकि सारी चीज़ें इकट्ठी इकट्ठी होगी, ज़रा फ़ायदा हो गया ना, ठीक है। वहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग को इकट्ठा कर दिया था, और अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को इकट्ठा कर दिया, ये अभी पढ़ लिया, साथ ही अभी पास पेपर में भी इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के साथ होमवर्क लिख लें, लाजमी कर लेना है, ये आसान कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। बहरहाल एक और सवाल हम पास पेपर वाला कर लेते हैं, फिर उसके बाद आधा पौना घंटा और पढ़ के फिर छुट्टी। आप लोग तो बेटा शाम तक इधर ही हो। 5 का बी है, 5 का बी है, ए को फिलहाल रहने दें, थ्योरेटिकल है वो तो। ये FAR 1 में होता था ना, थेरी के रिप्रोडक्शन भी मांगता था, अब बहुत मुश्किल है क्योंकि ओपन बुक, वैसे तो FAR 1 भी अब ओपन बुक हो गया, पर FAR 2 में तो पहले से ही ओपन बुक था। अच्छा जी, पार्ट वन कीजिए। यकम जून 18 पे रावी डिलीवर्ड 500 यूनिट्स, वन ऑफ इट्स, पेज नंबर 373 है। किताब कभी खोल के देखी हो तो बताओ पास पेपर कहाँ होते हैं चैप्टर में। जहाँ तुम्हारे पीछे से आवाज़ जहाँ से आई वहीं देख रहा हूँ, नहीं मेरे साथ, हमें लगा ये वाला बोला है। अच्छा जी सुने प्लीज़। ऑन यकम जून 18 रावी लिमिटेड डिलीवर्ड 500 यूनिट्स ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू ब्रेवो एट ₹200 पर यूनिट। BL immediately, Bravo immediately paid customer है the amount and obtained control upon delivery. BL is allowed to return unused units within 30 days and receive a full refund. पास पेपर के अंदर सेम वही बातें आ रही। RL's cost of product is ₹150 पर यूनिट एंड इट यूजेस परपेचुअल। अच्छा अब जो है ना, ये स्टेप्स के अंदर देखा जाए तो स्टेप 5 के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, स्टेप्स को बाद में थेरेटिकली पढ़ लेंगे। स्टेप 5 के अंदर कि जब आप कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दो तो सेल रिकॉर्ड कर दो। अब जनरल रूल तो यही है कि जब कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, और फिर स्टैंडर्ड ने इंडिकेटर्स में लिखा हुआ है कि कंट्रोल नॉर्मली ट्रांसफ़र हो जाता है विद डिलीवरी। नॉर्मल रूल क्या है जो आज तक पढ़ते आए बचपन से, जब गुड्स डिलीवर करो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। लेकिन उस रूल की एक एक्सेप्शन है कि हम गुड्स डिलीवर भी कर रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे। वो कौन सी सूरत है? विद रिटर्न, सेल विद रिटर्न। बात समझ आ रही है? तो जब इंशाल्लाह वो थ्योरी के पॉइंट सीधे करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें मुश्किल वाली चीज़ें ये पहले हम अलग अलग पढ़ते आ रहे हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है ना। जनरल रूल क्या है? वो जो स्टेप 5 के अंदर हमने कहा था कि रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, ये स्टेप 5 है। ये स्टेप 5 आगे अलग से पढ़ना भी है। स्टेप 5 के अंदर वो कहता है स्टैंडर्ड कि नॉर्मली कंट्रोल ट्रांसफर हो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो, और नॉर्मली कंट्रोल ट्रांसफर होता है जब गुड्स डिलीवर होती हैं। साथ ही स्टैंडर्ड ने एक एक्सेप्शन लिख दी कि वो एक्सेप्शन बताओ कि गुड्स डिलीवर हो रही हैं पर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो हमने कहा जी वो है राइट टू रिटर्न गुड्स के साथ आपने अगर सेल की है तो। बात समझ रहे हो? तो स्टेप 5 पे अब घूम रहे हैं इस वक्त हम, ठीक है। चलें कहाँ थे हम? हाँ, RL's कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज 150, कॉस्ट की एंट्री भी करनी पड़ेगी, ठीक है। RL's कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज 150 पर यूनिट एंड इट यूजेस परपेचुअल सिस्टम। ये नाम ही लिखता तब भी हम दूसरी एंट्री करते परपेचुअल वाली। ऑन 30 जून 18 BL रिटर्न्ड 20 यूनिट्स। आगे पॉइंट 1, बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डाटा RL एस्टिमेट्स दैट 5% यूनिट्स विल बी रिटर्न ऑन एक्सपायरी ऑफ। उलट क्या हुआ, हमने अभी सवाल किया है, उसके अंदर सवाल में एक्सपेक्टेशन लिखी हुई थी, रिक्वायरमेंट में रिटर्न होने वाली गुड्स। यहाँ पे रिटर्न होने वाली गुड्स सवाल में लिख दी हैं और एक्सपेक्टेशन, फर्क क्या पड़ता है? आपको दोनों चीज़ें ही चाहिए ना। शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ हाँ आपने करना है, और 2 मिनट के अंदर वर्किंग करनी है और एंट्रीज भी करनी है। 2 मिनट बहुत होते हैं, 5 नंबर का सिर्फ सवाल है बेटा। वो मैं आपको पहले अर्ज किया कि पहले ओपन बुक नहीं था FAR 1, और ये FAR 1 से आया स्टैंडर्ड। अब कैसे पूछे वो लिस्ट, आप ओपन करके लिख लें। बाकी अगर पूछेगा भी सही ना तो हमने थ्योरी पढ़नी है, पॉइंट्स वैसे ही याद हो जाने आप। वो 5 स्टेप्स पूछ रहा है, इतनी बार 5 स्टेप्स हम बोलेंगे, आधे तो वैसे ही आपको याद हुए पढ़ने, वही 5 स्टेप्स हैं।
तो लिस्ट ही कर रहे हैं, अब नहीं करवाएगा। यार आपको सर नहीं घूमता ऐसे लिखने से? शाबाश, जल्दी से कर दो यार, ये तो 1 मिनट में कर दो बस। जी बेटा, हैं? मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं क्यों बताऊंगा कैसे पहले मेंबर बनोगे फिर ही बनोगे ना। मेंबर बनोगे, फिर इलेक्शन लड़ोगे, फिर वो जीतोगे। अच्छा पान, ओके जी, टाइम्स अप। अच्छी भली एंट्रीज हो रही हैं तो क्या मतलब? फॉर्मेट तो मुझे बनाते हुए देखो कितना टाइम लग गया है, तो कॉपी पेस्ट करते हुए भी टाइम लगता है। सही कहते हैं ना। ठीक है जी, लो जी, मेरा सवाल तैयार है। चले जी, बस करें, आप मिलके करते हैं। अच्छा, कुछ बात समझ आ रही है ना, बस फिर इनका दिल होता है वो हम खुद ही करें बस। ओके, ऑन यकम जून 18 रावी लिमिटेड डिलीवर्ड, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। सबको समझ आ गई है ना, इसलिए तो जो समझ आ जाए बस छोड़ो, अगला काम करते हैं, फिर घर जाके कर लेना। अच्छा, करें करें करें, अगला फिर मैंने कोई टाइम ना, वो मिलके करेंगे। ओके जी बच्चों, सिर्फ वर्किंग करनी है मैंने, बाकी एंट्रीज आपने कर ली। अच्छा चलें, एंट्रीज भी करेंगे। सुने अब, बस 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 बस, अब भाई बहुत टाइम लगा रहे हैं आप।
500 यूनिट्स डिलीवर किए इन्होंने। प्लीज़ अब बस कर दें, अब सही जा रहे होंगे तो पता लग जाएगा आपको कि सही जा रहे थे, बस कर दें। यूनिट्स हैंड ओवर कितने किए जी? 500। और अब इधर देखें, इन्होंने एक्सपेक्टेशन ना आज यहाँ रिक्वायरमेंट में दी हुई है, ठीक है, 5% यूनिट्स वापस आ सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन है। तो 500 का 5% कितना बनता है? 25। तो फिर बैलेंसिंग फिगर 475, ये आपने बैलेंसिंग निकाल लिया। फिर एक चीज़ गिवन होती है, दूसरी बैलेंसिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब वो कहते हैं ऑन 30 जून 18 एट द टाइम ऑफ रिटर्न बीएल ने एक्चुअल में 20 रिटर्न किए। तो एट द टाइम ऑफ रिटर्न 20 यूनिट्स रिटर्न बैक किए। तो फिर 25 एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएंगे वापस, इसलिए उसकी लाइबिलिटी बनाई थी और सिर्फ 475 सेल में रखे थे। लेकिन एक्चुअल में वापस कितने आए? 20। तो 5 कम वापस आए, 5 की सेल मज़ीद रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। यानी हम 25 वर्सेस 20 कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास सेल का इंक्रीमेंट आ गया। सेल को बढ़ा लो 5 से, और ये 25 तो मैंने कहा था एज इट इज़ आप रिवर्स कर दोगे, ठीक है। अब इसकी एंट्री मैं बोलूँगा, बस आप देख लीजिए, ठीक है। दूसरा पार्ट उसकी एंट्री चलें कर लेते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन शेती शेती जी। यकम बोलें, यकम जून 18, एक मिनट, यकम जून 18 पर कैश डेबिट, कैश कितने से डेबिट? चलें, कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट और रिफंड लायबिलिटी, आर लायबिलिटी लिख रहा हूँ, ठीक है जी। जी बोलें जी। टोटल कैश कितने यूनिट्स का? 500 यूनिट्स। पहले यूनिट्स लिखा करें क्योंकि हमारी वर्किंग यूनिट्स पे हुई पड़ी होती है। रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो 475 का और बाकी 25 की लायबिलिटी। हाँ जी, कितने रुपए पर यूनिट? 200, 200 और 200 जी। 1,00,000 रुपए, 95 और 5, ठीक है जी, रुपीज़ इन थाउजेंड्स। साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी इसी दिन करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट किया करते हैं हम। लेकिन मसला ये है कि इन्वेंट्री में से तो निकल गए हैं 500 यूनिट्स, ऐसे ही है, लेकिन बिके कितने हैं? सिर्फ 475। यही मसला हुआ है ना। तो फिर बैलेंसिंग डेबिट साइड पे हमें इन्वेंट्री विद कस्टमर्स रखना पड़ा, 25 यूनिट्स जी। 150, 150 और 150 जी। 70, 1.25, 250 ही है ना, 250 ही है ना। नेक्स्ट 3.7, एग्जैक्ट बताओ क्योंकि मैं 1000 में अपनी, और 75, 3.75, ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डन हो गया। अब एट द टाइम ऑफ रिफंड, यानी एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, 1 महीने का टाइम था। तो 30 जून नहीं, यकम, हाँ 30 जून 2018 पर वो आ गए वापस भाई साहब, और वापस दे गए कितनी चीज़ें? सबसे पहला स्टेप, हाँ जी, इस 5 को डेबिट कर लें एज इट इज़, ठीक है जी। तो रीफंड लायबिलिटी, आर लायबिलिटी, कितने यूनिट्स जी? 25 से ये लायबिलिटी डेबिट कर दें। अब देखें सेल को क्या करना है? बढ़ाना है। सेल को क्या करना है जी? बढ़ाना है। तो सेल को बढ़ा लें। सेल्स, पहले रेवेन्यू लिखा हुआ तो अभी भी रेवेन्यू लिखें, ये ना हो फिर आपको 2 हेड्स बन जाए अलग अलग। सेल्स कितने से बढ़ा लो? 5 से, और बाकी कैश उनको वापस कर दो 20 यूनिट्स का। सोचा था 25 का कैश वापस करेंगे पर 20 का वापस करके काम हो गया, ठीक है जी। तो रिफंड लायबिलिटी तो 5 से डेबिट हुई, 1 रुपये से रेवेन्यू क्रेडिट किया और 4 रुपये से आपने कैश क्रेडिट कर दिया। साथ ही दूसरी एंट्री, अब उसके लिए आपने टिप क्या रखी है जहन में? ये 3.75 डेबिट होगा, ठीक है ना। इसको उल्टा दो, तो इन्वेंट्री विद कस्टमर क्रेडिट
इन्वेंट्री विद कस्टमर, कितने यूनिट्स पड़े थे 25, ये क्रेडिट हो गए। कितनी बिक गई हैं, कितनी चीज़ें बिक गई हैं 5, तो उसकी सेल बना लो, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड कर लो, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो गई 5 यूनिट से, और बाकी अपने गोदाम में रख लो। इन्वेंट्री गोदाम वाली कितनी जी 20, ठीक है 150, 150 और 150, 0.75, 3 और 3.7। कितने बच्चों ने बिल्कुल सही एंट्रीज कर ली थी, कितनों से गलती हुई, समझ आ गया? चलिए जी, असल तो सेकंड पॉइंट है, करें ये मिलके करना है, देखें तो पढ़ लें। बीएल ने रिटर्न तो 20 ही किए हैं, ठीक है ना, बीएल ने रिटर्न तो 20 ही किए हैं, लेकिन वो कह रहा है इंडिपेंडेंट सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है, अब पहले को छुपा दो, अब भूल जाओ कि पहला कोई है ही नहीं था। अब वो क्या कहता है जी, द प्रोडक्ट इज न्यू एंड आरएल हैज नो रेलेवेंट हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न और अदर मार्केट एविडेंस। अब क्या करें जी, इधर देखें, हम इस वर्किंग को, अब इसको किसी ने नोट करना है, पिक्चर लेनी तो ले लें 1 मिनट के लिए, बस यहाँ पे है। चलें जी, इधर देखें बच्चों, 500 क्यों मिटाया, 20, तो 20 भी क्यों मिटाया? अच्छा जी सुने जी, इधर 500 यूनिट्स हैंड ओवर किए, 500 यूनिट्स हैंड ओवर किए, और कोई तजर्बा नहीं है कि कितने बिकेंगे। क्या मतलब, आप मुझे बताएं, आज आप किसी के पास चीज़ें रखवाएं और आपको कोई पता नहीं है इनमें से कितने वापस आने हैं, तो आप सबके बारे में अनसर्टन है या कुछ के बारे में? आपको देखो, आप समझ नहीं रहे हो, पिछले 2 सवालों के अंदर क्या था, उन लोगों का तजर्बा था, जिस तजर्बे की बुनियाद, देखें अकाउंटिंग में एस्टीमेट्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो एस्टीमेट्स क्या होते हैं, वो तजर्बे की बुनियाद पे होते हैं, कोई उसकी लॉजिकल रीजनिंग होगी। 10 साल से काम कर रहे हैं जी, 10% ही वापस आते हैं, ये तो बात मानने की है। पहली बार एक चीज बेच रहे हैं और रिटर्न के ऑप्शन के साथ बेच रहे हैं, तो क्या सारा सेल रिकॉर्ड कर लोगे? खुदा के बंदो, आप तो, असल वाली बात यही है जो मैंने स्टार्ट में बिल्कुल बताई थी आपको, कि अगर आपने किसी के पास अभी चीजें रखवाई हैं और आपको कुछ पता नहीं है इनमें से कितनी वापस आनी है, तो आज आप 1 यूनिट की सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सारे की सारी आज आप लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे और वेट करोगे उस महीने के एक्सपायर होने का, जिस महीने के बाद उनके पास या तो वो वापस करेंगे या महीना एक्सपायर हो जाएगा तो हम कहेंगे बस अब वापस नहीं आ सकते, खबरदार, अब खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, तो सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। पहले दिन एक यूनिट की सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बात समझे हो? अब तजर्बे की बुनियाद पे वो कह रहे थे कि जी इतने % वापस आते हैं, तो हमने कहा चलो ये वापस आने, तो फिर बाकी बैलेंसिंग सेल। लेकिन आज बैलेंसिंग सेल नहीं, आज को कोई तजर्बा नहीं है, तो एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड कितना है जी, तो फिर सारी की सारी आज आपको, ये वो सिंपल वाली, असल में ना स्पाइसी एंट्रीज पहले कर ली, सिंपल वाली भूल ही गए थे। असल तो ये कहानी है कि आप अगर सेल करो विद अ राइट टू रिटर्न, तो जिस दिन आपने ये चीजें डिलीवर की हैं, आप अनसर्टन हो कि इसमें से कोई सेल होगी या नहीं होगी, तो आज आपके ऊपर ये सारी की सारी लायबिलिटी, आज रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप, ठीक है? अच्छा, अब असल क्या हुआ, रिटर्न बैक हो गए 20, अब आपने करना है 500 वर्सेस, ठीक है? तो अब क्या करोगे, 480 से सेल को बढ़ा लो, अब 4, ये 20, अच्छा 480 से सेल इंक्रीज करो 480 से, और ये तो आपको पता है 500 ही आना है, ये एज इट इज रिवर्स होना है, ठीक है? कैसा लगा ये सवाल? चलो जी, सारा कुछ ही बदल गया फिर। चलो जी, कैश तो आज आपने ले लिया ना, बोलो आज कुछ भी रेवेन्यू में नहीं आना। इधर देखो, ये मैं लिख कर काट रहा ताकि याद रहे, पर्चे में नहीं लिख के काटना, ओके? कुछ भी रेवेन्यू में नहीं आ रहा, क्योंकि आज आप सर्टन ही नहीं हो
कि कितनी आपकी एक्सपेक्टेशन भी होती ना कि चलो यार इतनी वापस आएंगी, इतनी एक्सेप्ट हो जाएंगी, तो फिर भी ठीक था। लेकिन आप पहली बार ये चीज़ बेच रहे हो, कोई मार्केट डाटा नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है, तो आप फिर टोटली अनसर्टन हो सकता है सारी की कोई ये जिसके पास रखवाइयाँ आगे एक ना बेच सके। महीने बाद कहे भाई तुमने कहा था महीने में ना बिके, तो एक नहीं बिकी है ताड़ी फारिक प्रोडक्ट्स, या पढ़ो सारी वापस आ जाए, कोई मसला नहीं है। आज आप लाइबिलिटी रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो 500 की 500 आपने लाइबिलिटी, तो कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, दरमियान में कुछ भी नहीं है। ये लिखा हुआ मैंने काटा है, जाके याद रहे, दरमियान में कुछ नहीं है, ठीक है। अब कितनी कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करोगे मेरे दोस्तों? कॉस्ट ऑफ सेल कोई नहीं आएगी। क्यों क्यों नहीं आएगी? भाई सेल होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल, चलो जी, सेल होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल होगी। जरा पॉज करें। अच्छा जी, अब मेरे दोस्तों आपकी इन्वेंट्री में से, क्योंकि आपने हैंड ओवर कर दिए ना 500 यूनिट्स, प्लीज बेटा आपने यूनिट्स तो डिलीवर कर दिए, तो 500 यूनिट्स आपकी इन्वेंट्री से तो निकल गए, ठीक है। और ये जाकर अमानतन किसी और के पास बैठ गए। 150, 150 तो एंट्री बन गई कितने से? 75 से इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट, और 75 से गोदाम वाली इन्वेंट्री क्रेडिट। कोई 1 रुपया सेल नहीं रिकॉर्ड की, तो जब सेल नहीं रिकॉर्ड की तो कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड नहीं की। जस्ट क्या किया आपने? आपने अपने गोदाम से इन्वेंट्री निकाली है, निकाल के आपने किसी कस्टमर के पास अमानतन रखवा दी है, जब बिक जाएगी तो सेल रिकॉर्ड करते रहेंगे, ठीक है। बल्कि इसकी बजाय ना इधर ऐसे लिख लेता हूं मैं, जीरो से ज्यादा बेहतर रहेगा, बड़े वाला जीरो, ऐसे जीरो, इसकी बजाय इधर लिख लेते हैं जीरो, कोई कॉस्ट ऑफ सेल नहीं। क्यों? वी आर नॉट सर्टन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अब हुआ जी वो दिन जिसका हमें इंतज़ार था, वो दिन आ गया, और उस दिन कितनी रिटर्न कर गया? 20। अब अगर 20 रिटर्न कर गया तो पहले तो इस 500 को डेबिट करो, ठीक है। अब इधर देखो कितने से सेल बढ़ाओ, 480 से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, बाकी 20 का रिफंड दे दो। हाँ भाई 200, 200 और 200। वैसे तो रिफंड लायबिलिटी वाली फिगर एज इट इज भी उठा सकते हो, लेकिन जरा ये बेहतर रहता है, यूनिट्स लिख रहा होता है ना बंदा, बराबर बराबर हो जाता है, ठीक है। 196 और 4, ठीक है। और इसी वक्त कॉस्ट ऑफ सेल अब रिकॉर्ड करो, कितने यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ सेल? 480 बिक गए, लेकिन आपकी इन्वेंट्री जो वहां से फारिग होनी है वो 500 यूनिट्स की है, तो बाकी 20 आप अपनी दुकान में दोबारा सजा लेंगे, जो बाद में कभी फिर बेचेंगे, वापस आ गए, ठीक है। तो 150, 150 और 150, 72, 3 और 75। ये जी पार्ट बी, बी है या 2 है? बी का 2 है, ठीक है। बी तो कर ही बी रहे थे, 2 पार्ट, ये सेकंड आ गया। फर्स्ट अब माजी का किस्सा बन गया, मेरी आपकी तस्वीरों में आ गया। ठीक है सर, ऐसे कह रहा है जैसे छुट्टी चाह रहा हो, छुट्टी नहीं मिलनी अभी, अभी तो आधा घंटा पड़ा है लीगल वाला। इसको सिर्फ बातें ही तो आती हैं भाई। जिया, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लें, फिर जरा स्लाइड्स को पढ़ते हैं, जरा थ्योरी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं। पेज 356 ओपन करें किताबों का।
कहाँ पे? हाँ बिल्कुल यही करना है। हाँ करना है। अच्छा जी प्लीज इधर देखें जी। जब आप जब आप उधार पे चीज बेचते हैं प्लीज बेटा, तो आप एंट्री किया करते हैं डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, और जब डेटर पैसे दे देता है तो आप एंट्री पास करते हैं। बचपन में एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, आज थोड़ा सा उसको बदलना है, इसलिए ये सिनेरियोज हैं, कुछ कर लेते हैं। वैसे तो अब FAR 1 वालों को और इंट्रो वालों को ये नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ज़रा इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल के सोल्यूशन को ज़रा छुपा लेते हैं पहले। जी क्या हुआ? हमें भी क्या? नहीं होने दसो मैं। नहीं नहीं सही करके 10। अच्छा सुने, अलंसब फुटवेयर, ये ये स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड कुछ इस तरह से बात कर रहा है अब कि अगर आप किसी को अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर कर दें तो एक्सपेक्टेशन की बेस पर आप रिकॉर्डिंग करेंगे, आज अपनी एक्सपेक्टेशन की बेस पर, आज ही ठीक है ना? क्या है ज़रा सवाल पढ़ते हैं। अलंसब फुटवेयर प्रोडक्ट लिमिटेड AF सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 100 to Ream Traders RT on 1st January 2021 on 2 month credit। अब 2 month क्रेडिट है ना, तो ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग वाला चक्कर कोई नहीं है, ठीक है। अभी आपको अर्ज किया भी था मैंने, ठीक है, कि ये 1 साल से कम हो तो कभी भी नहीं सोचना इसको, 1 साल से ऊपर जाए तो फिर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अच्छा, if it is the company's policy to allow a cash discount of 10% if the customer pay within 1 month। अब रिक्वायरमेंट है how the above transactions along with following independent scenarios will be treated in the books of AF on Yakam January and on the date of payment। यकम जनवरी पे तो अब सिनेरियो 1 कहता है AF एक्सपेक्टेड दैट RT विल नॉट पे विद इन 1 month। इधर ही रुक जाओ, आगे ना पढ़ो, इधर ही रुक जाओ। यकम जनवरी को क्या एक्सपेक्ट कर रहा है RT? क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि AF एक्सपेक्ट कर रहा है कि RT विल नॉट पे विद इन 1 month। तो अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये नहीं देगा तो फिर पूरी सेल रिकॉर्ड कर ले, फिर डिस्काउंट पे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब इसने एंट्री पास की डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, सिनेरियो ए की बात कर रहा हूं। लेकिन हुआ क्या? RT एक्चुअली पेड ऑन यकम जनवरी को 2 महीने का क्रेडिट दिया था, तो ये 28 फरवरी बनता था। 28 फरवरी वो ये कह रहा है ना कि सेल के वो 1 महीने के अंदर अंदर अगर पे कर दें तो फिर वो डिस्काउंट नहीं देते, तो 31 जनवरी तक पे कर देता तो डिस्काउंट देते। अब उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर सुकून मारे जी। अब आपको क्या हुआ? पैसे रिसीव भी हो गए, ठीक है, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 100 रुपये, ठीक है जी। नेक्स्ट, AF एक्सपेक्टेड दैट RT विल नॉट पे विद इन 1 month। आगे ना पढ़ो, सेल तो करेगा फिर पूरी रिकॉर्ड डेटर डेबिट एक्सपेक्टेशन की बेस पे ना, ठीक है। 100 से डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और हुआ क्या एक्चुअल में?
बट आरटी पेड ऑन 17 जनवरी, तो वो कैश घर से लेकर ही कितना आएगा, कितना 10% है ना, 10% है भाई। अगर 10% देखो, जब वो 31 जनवरी तक उसने कहा था अगर ले आए तो 10% डिस्काउंट दूंगा, तो वो 17 जनवरी को आएगा तो घर से लेकर ही कितने आएगा, 90 रुपये। तो कैश घर से लाया 90, तो आपको कैश मिला 90। डेटर क्रेडिट हो गया पूरा 100, क्योंकि आपने उसको सारा हक माफ करना है। अब ये आप बचपन में किया करते थे, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, जो कि स्टैंडर्ड ने आके रोक दिया, और स्टैंडर्ड अब ये कहता है कि आप सेल्स को ही क्या कर दो, डेबिट। सादा बात है, एक्सपेंस डेबिट करते थे आप, नाम रखते थे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, ठीक है। वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करो या यहां पे इनकम को कम कर लो, बात तो एक ही है। अच्छा, बात एक ही है नेट प्रॉफिट तक, वरना बात एक नहीं है। वरना आप क्या कर रहे होते थे पहले, इस स्टैंडर्ड के आने से पहले, इधर देखो बेटा, इस स्टैंडर्ड के आने से पहले आप क्या कर रहे होते थे, सेल रिकॉर्ड करते थे 100 रुपए, और फिर 10 रुपए का एक्सपेंस जीपी के बाद जाके आप रिकॉर्ड करते थे। अब नेट प्रॉफिट पे तो कोई असर नहीं पड़ता था, लेकिन सेल ओवरस्टेट हो जाती थी, तो स्टैंडर्ड ने आकर कहा यार ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम साइड पे करो। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम वैसे उसने कोई नहीं कहा, वो फिर अब हमने खुद ही कह दिया, ठीक है ना। बहरहाल वो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस वगैरह, ये रिटर्न वगैरह भी कुछ नहीं है जी, बस या तो सेल क्रेडिट है या फिर सेल ही डेबिट है। सेल डेबिट कर देता है, सेल को डेबिट कर देता है सिंपली, ठीक है, ताकि सेल किसी भी तरह ओवरस्टेट ना होने पाए, ठीक है। सेल की प्रेजेंटेशन ओवरस्टेटेड की तरफ ना आए। फिलहाल डिस्काउंट को ही ध्यान में रखो, ठीक है। यहां तक समझ आया जी। तो एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पे आपने रिकॉर्ड कर लिया 100 रुपया, और जब वो आया तो लेकर आया 90, जल्दी आ गया तो आपने, कोई बात नहीं, आपने उतनी अमाउंट से, अल्लाह माफ करे, सेल को सेल को रिवर्स कर लेना, ठीक है। सिनेरियो सी, AF एक्सपेक्टेड दैट आरटी विल पे विद इन 1 मंथ। ओ फिर स्टैंडर्ड कहता है बेटा जी, अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि उसने ले आने हैं महीने के अंदर अंदर पैसे, तो फिर आज ही 90 रिकॉर्ड करो ना। अगर खुदा ना खास्ता वो लेट हो गया तो बाद में देखते हैं, अभी लेट नहीं हो रहा, ठीक है, अभी नहीं हो रहा, ठीक है, वो आगे देखते हैं। तो जब आपको एक्सपेक्टेशन है कि उसने ले ही आने हैं पैसे आज, तो फिर आज कितने पे रिकॉर्ड करो इसे, 90 पे, ठीक है। और फिर वो कहता है एंड आरटी एक्चुअली पेड ऑन 17 जनवरी, तो फिर वो लेकर कितना आया, 90 रुपये। तो आपने कैश, तो ये सुकून हो गया ना, फिर आज ही आपने सेल सही रिकॉर्ड की। यार ये बच्चे आना शुरू हो गए, सर की क्लास तो नहीं है अभी, ऑडिट क्लास तो 2 बजे है ना। ये बिरयानी वाला रूम तो नहीं कहीं एलोकेट हो गया, अच्छा ओके भाई, किसी को बाहर खड़ा करें कि अब दरवाजा ना खोलें मेरा, अभी बिरयानी थोड़ी आई है जी। उसके बाद जी सिनेरियो डी है, AF एक्सपेक्टेड दैट आरटी विल पे विद इन 1 मंथ। रुक जाओ इधर ही, एक्सपेक्टेशन की बेस पे रेवेन्यू अभी तो रिकॉर्ड करते आ रहे थे, पिछले सवालों में तो यही किया है, ठीक है। तो डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट 90 से, लेकिन वो सुस्त आदमी 11 फरवरी को आया। अब कैश रिकॉर्ड करोगे, कैश अब वो जब निकलेगा ना घर से 100 लेकर ही निकलेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप डिस्काउंट, वो आगे कहे जी मुझे डिस्काउंट दे दें, आपने एक्सपेक्टेशन की बेस पे 90 नहीं रिकॉर्ड किया था, कोई बात नहीं, मुझे 10 छोड़ो, पकड़ो 90। आपने कहना भाईजान आप महीने से लेट हो गए हैं, आप पूरे 100 रुपए निकाले हैं, ठीक है। लेकिन अब डेटर तो आपने रिकॉर्ड किया हुआ था, तो फिर बाकी 10 आज अदर इनकम नहीं, अब आज सेल ही रिकॉर्ड, रेवेन्यू ही रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। हाँ सेल, ठीक, डन जी। चल बहुत हो गई, अब न्यूमेरिकली कुछ नहीं करेंगे भाई। ये बाहर ना रुक जाओ, बच्चों को कि अगर यहाँ पे किसी ने आने का कह भी दिया है तो क्लास होने तक जरा काइंडली दरवाजा ना खोले मेरे। हाँ तो अभी तो 12:30 भी नहीं हुए। अच्छा जी सुने प्लीज, जरा स्लाइडें तो देखें जरा, हैं ये मैंने कल ही मंगवाई है सर से। चलो ये मैंने पिछले अटेम्प्ट में किसी से पूछा था कि यार ये चलता कैसे, उन्होंने कहा यहाँ देगचा सा आता है बना हुआ।
तो आ जाता है जी। वाह, सुने सुने, ये जल्दी जल्दी सारा देखना ही है, इसीलिए ये एंड पे रखा हुआ था। उसके बाद फिर किताब से आपको बताऊंगा आपने कितना पढ़ के आना है, लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनको किताब से पढ़ाना है। अभी फिर छुट्टी मिलेगी, ठीक है? तो थोड़ा 10-15 मिनट ऊपर हो जाए, खैर है। देखो ना, अंग्रेजी माहौल चल रहा है यहाँ पे, अगर स्लाइडें चल रही हैं। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है जी। 5 स्टेप मॉडल आपको पता है क्या है, ठीक है? ओए होए होए, ठीक है। ये आर यू सेलिंग, जी मैं हट रहा हूं जी। ओके, सुने, ये 5 स्टेप्स थे और ये हमने इसी तरह से पढ़ भी लिया था, ठीक है ना? जो पढ़ने वाली बात है वहीं पे टाइम जाया करूंगा ना। ये सवाल हमने कर लिया है। ओह हो, ये देखो, ये वाह वाह वाह, ये ये मेंटेनेंस सर्विस वाले सवाल कर लिए, चुप कर जाएं। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, प्लीज अब बोलना नहीं फजूल, ठीक है? ये सवाल भी हमने कर लिए हैं, सारे सवाल कर चुके हैं हम, सारे सवाल कर चुके हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट को कब कॉन्ट्रैक्ट कहना है? IFRS 15 कहता है 5 शर्तें पूरी करे जब। क्या करे जी? 5 शर्तें पूरी करे। ये हम पेज नंबर 9 तक आ गए हैं, ठीक है जी। पेज नंबर 9 को दोबारा यहां से आगे खोलेंगे। पहले मैं आपको किताब से ये 5 शर्तें पढ़ाना पसंद करूंगा, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले आपने होमवर्क में क्या ले लेना है, ये पहला सफ़ा पूरा रीड करना है। मैं कल इसमें से आपको 1-2 बातें पढ़ाऊंगा। पेज 315, बुक का पेज 315, ये पूरा आप रीड करेंगे, ठीक है? 316 पूरा रीड करेंगे। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, ये मैं आपको पढ़ाने लगा हूं, ठीक है? IFRS 15 कहता है जी 5, जरा पॉज कीजिएगा। अच्छा जी, प्लीज प्लीज बेटा, टाइम अपना अपना टाइम बढ़ा रहे हैं आप लोगों ने। 2 बजे तक बैठना, आप कह रहे हैं अनुभव आज, मुझे 10 मिनट चाहिए बस आप लोगों के, ठीक है? IFRS 15 कहता है कि वो जो पहली शर्त है ना, आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट, सेलर को जो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं। ये 5 चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट पूरी करेगा ना, मेरे हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट मैं कहूंगा, यानी कि वो सही कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो होगा तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का पहला स्टेप पूरा हुआ, फिर अगले स्टेप पे मूव करो आप। वो 5 शर्तें क्या हैं? सबसे पहले कहता है कि जी इस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों का अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ पार्टीज। अब अप्रूवल ओरल भी हो सकता है, चलो ये बाद में देख लेना। ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है ना? अप्रूवल ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। सबसे पहले जरूरत किस चीज़ की है जी? बोथ पार्टीज अप्रूव करें, मिसाल के तौर पे साइन कर दें, ठीक है? उसके बाद सेलर आइडेंटिफाई करे दोनों पार्टीज के राइट्स। मैकडोनल्ड वाला सवाल, मैकडोनल्ड का राइट क्या है? पैसे लेना, गुड्स देकर पैसे लेना, ये उसका राइट है। लेकिन उसकी ऑब्लिगेशन क्या है? चीज़ें डिलीवर करना, ठीक है? और कस्टमर की का राइट क्या है? वो बर्गर, वो बोतल, वो फ्राइज रिसीव करना। और उसकी ऑब्लिगेशन क्या है? ठीक है? तो पहला, पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट्स। दोनों पार्टीज के राइट सेलर आइडेंटिफाई कर सकता हो, ठीक? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो कि दोनों पार्टीज के राइट्स, दोनों के राइट्स, ठीक है? मोबिलिंग का, यूफोन का राइट क्या था? पैसे रिसीव करना, ठीक है? और कस्टमर का राइट क्या था? मोबाइल और सर्विसेज रिसीव करना। तो सेलर दोनों पार्टीज के राइट आइडेंटिफाई कर सके, पहली बात दोनों अप्रूव करें। दूसरा, सेलर आइडेंटिफाई कर सके दोनों के राइट्स। तीसरा, सेलर आइडेंटिफाई कर सके पेमेंट टर्म्स। क्या मतलब? अभी इतने सारे सवाल किए हैं, ठीक है जी? 1000 रुपये आज दे दो, 3000 जो है 2 साल बाद देना ना, ठीक है? 1000 रुपये आज दे दो, 1000 रुपये कल दे देना, 1000 पैसे कर लो। मतलब पेमेंट टर्म्स क्या है, कितनी अमाउंट किस किस दिन पे करनी है, तो सेलर इनको आइडेंटिफाई कर सकता हो। सेलर कैन आइडेंटिफाई पेमेंट टर्म्स, ठीक है? फिर
कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कमर्शियल सब्सटेंस। कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये है कि दानियाल ने खुशाब में एक दुकान खोली हुई है मोबाइलों की, और हमारा क्या नाम है, उमर ने लाहौर में एक दुकान खोली हुई है, ठीक है। अब दोनों ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है। दानियाल को कॉल आती है लाहौर के एक कस्टमर की कि मुझे मोबाइल डिलीवर कर दें, उसको इसके प्रोडक्ट्स में से मोबाइल पसंद आ जाता है, तो वो उमर को फ़ोन करके कहता है कि यार ये मोबाइल तुम मेरे कस्टमर को पहुंचा दो मेरे बिहाफ पे, और कल को तो तुम्हें इधर खुशाब के अंदर ज़रूरत पड़ी किसी कस्टमर को मोबाइल बेचने की तो मैं डिलीवर कर दूंगा। इसने दानियाल के बिहाफ पे मोबाइल यहाँ डिलीवर कर दिया, और कल जब इसके किसी कस्टमर का खुशाब का ऑर्डर आया तो इसने दानियाल को कहा कि यार वहाँ से मेरे कस्टमर को पहुँचा दो। ना इन्होंने कोई लेन देन किया, ना कोई नफ़ा ना कोई नुकसान। तो इस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है कि दिस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। इस ट्रांजैक्शन में कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के कैश फ्लो में कोई फ़र्क ही नहीं आया, दोनों को कोई नफ़ा नुकसान ही नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे पीएसओ वाले हैं, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ गई, इन्होंने यहाँ पे टोटल वालों को कहा कि आप हमें यहाँ पे इतने हज़ार लीटर पेट्रोल दे दें, हमें ज़रूरत है, और आपको कराची के अंदर जो ज़रूरत पड़ी हुई है आपके पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे हमारे पास सरप्लस पड़ा है, हम आपको दे देते हैं। तो इधर अब पीएसओ वाले क्या करें, यहाँ पे अपनी सेल रिकॉर्ड कर लें, नहीं यहाँ पे नहीं, वो कराची में अपनी सेल रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, और टोटल वाले यहाँ पे अपनी सेल रिकॉर्ड कर लें। स्टैंडर्ड कहता है खुदा का खौफ करो, सेल्स को ओवरसेट कर रहे हो, इस ट्रांजैक्शन में तो कोई कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने दी, एक आप पढ़ लीजिएगा, ये वही है एग्जांपल मोबाइल वाली तकरीबन, ठीक है ना। और पांचवी चीज़ क्या है, इट इज़ प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट कंसिडरेशन considering only the customer's ability and intention to pay that amount of consideration when it is due, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम यही तो करके आए हैं, एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पे 100 रिकॉर्ड किया या 90 रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सेल रिकॉर्ड कर लो और रिसीवेबल रिकॉर्ड करो, और अगर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर ऐसे ही फजूल में सेल रिकॉर्ड ना करो कि आज सेल रिकॉर्ड करके कल बैड डेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये 5 शर्तें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना ज़रूरी हैं। पहली, दोनों पार्टीज अप्रूव करें। दूसरी, सेलर आइडेंटिफाई कर सके दोनों के राइट्स। तीसरी, सेलर आइडेंटिफाई कर सके पेमेंट टर्म्स को। चौथी, कमर्शियल सब्सटेंस हो इस ट्रांजैक्शन में। और पांचवी, सेलर को उम्मीद हो कि पैसे रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ना। उसके बाद एक छठी चीज है, वो ये है कि ये 5 चीजें तो होना जरूरी हैं, लेकिन अगर एक छठी चीज इसके अंदर होगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाए, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। वो क्या है? 2 पार्टीज हैं, दोनों में से किसी एक ने, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि दोनों में से कोई भी एक परफॉर्म होने से पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं बगैर किसी टर्मिनेशन पेनल्टी के। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा? पूरा कॉन्ट्रैक्ट सही है, उसमें दोनों का अप्रूवल भी है, राइट्स भी वो आइडेंटिफाई कर सकता है, पेमेंट टर्म्स भी आइडेंटिफाई हो रही हैं, कमर्शियल सब्सटेंस भी है, उम्मीद सेलर को के पैसे आएंगे। लेकिन नीचे करके एक टर्म लिख दी किसी ने, दो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि इट कैन बी टर्मिनेटेड बिफोर परफॉर्मेंस विदाउट एनी पेनल्टी। तो स्टैंडर्ड कहता है फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानूंगा मैं। तो 5 चीज़ों का होना ज़रूरी, बीच वाली में चीज़ों को पढ़ा नहीं है मैंने, ठीक है ना भाई। बैग क्यों बंद कर रहे हो? छुट्टी दी है किसी ने? जी, ये 5 चीज़ों 2.1 प्लीज 2.1 को मिला के पढ़ना है अगली चीज के साथ, ठीक है। 2.1 ये 5 चीजों का होना जरूरी, और 2.3 इस चीज का ना होना जरूरी है। इन दोनों को मिलाकर पढ़ना है आपने, ठीक है। 5 चीजों का होना जरूरी और छठी चीज का ना होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कहने के लिए, ठीक हो गया। अगली बात, कॉन्ट्रैक्ट में 5 चीजें अगर हो और छठी ना हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई एक चीज़ गड़बड़ हो जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो स्टैंडर्ड IFRS 15 क्या कहता है? रेवेन्यू रिकॉर्ड ही ना करो। पहला स्टेप भी खत्म हो गया ना, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। जी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो चलो निकलो, कोई रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड करना, निकलो शाबाश, चलो निकलो, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन है, बेसिकली 2 एक्सेप्शन है, ठीक है। स्टैंडर्ड कहता है क्या ये मुमकिन है कि कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो, स्टिल रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सके?
आपने पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है, ये पॉइंट पढ़ा रहा हूं. इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट एनी ऑफ द अबव विल द रेवेन्यू बी रिकॉर्डेड. क्या रेवेन्यू फिर भी रिकॉर्ड हो सकता है? इसके ऊपर स्टैंडर्ड ने कहा दो सिनेरियोज हैं, दो सिनेरियोज हैं. पहला सिनेरियो, seller has delivered goods. Number 2, customer has paid cash. सारा पे कर दिया या ऑलमोस्ट सारा पे कर दिया है, सब्सटेंशियली पे कर दिया है, ठीक है. और तीसरा लिखा हुआ है कि कैश इज नॉन रिफंडेबल, ठीक है. तो स्टैंडर्ड कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो भी गई थी ना कोई, और सेलर ने चीज़ें डिलीवर कर दी. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मिसाल के तौर पे दो पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, होंडा वालों ने और कस्टमर ने. कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कस्टमर साइन करना भूल गया. अब कॉन्ट्रैक्ट की पहली शर्त क्या है? बोथ पार्टीज अप्रूव करें. पहला एक पार्टी ने अप्रूव नहीं किया तो पहली कंडीशन, पहली शर्त नहीं है. नहीं है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन होंडा वाले गाड़ी डिलीवर कर देते हैं, कस्टमर पैसे भी पे कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि पैसे ये नॉन रिफंडेबल हैं. तो फिर ऐसी सूरत में जिस दिन कस्टमर पैसे पे करे, थोड़ा सा चेंज है रूल. वैसे क्या रूल है रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का? जिस दिन सेलर गुड्स डिलीवर करे उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है. एग्जाम्पल पढ़ोगे ना नजर आएगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जिस दिन सेलर पैसे दे, कस्टमर पैसे दे दे और वो नॉन रिफंडेबल हो तो फिर आपने उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गड़बड़ थी. एक सिनेरियो. दूसरा सिनेरियो, दानियाल ने यहाँ पे प्री इनरोलमेंट करवाई. कोई पेपर रहता है तुम्हारा ऑडिट में, ठीक है जी. दानियाल ने यहाँ पे प्री एनरोलमेंट करवाई, ठीक है जी, और यहाँ पे प्री एनरोलमेंट का एडवांस दे दिया, ठीक है जी. अच्छा, अगली बात, तो कस्टमर पेड एडवांस, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये एडवांस जो है इज नॉन रिफंडेबल, मिसाल के तौर पे लिखा हो. अब 10 दिन बाद ये आगे कहे लें जी मैंने नहीं पढ़ना, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है. तो इसी दिन कॉलेज वाले क्या कहेंगे? चलो 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 चलो, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है. टर्मिनेट हो गया, पैसे वापस होने नहीं है क्योंकि क्या लिखा हुआ है? ये पैसे तो, ये एडवांस तो नॉन रिफंडेबल है. तो जिस दिन इसने आगे कहा कॉन्ट्रैक्ट खत्म उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो. ये दो शर्तें स्टैंडर्ड ने, ये दो एक्सेप्शन दी हैं. स्टैंडर्ड ने क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ हो गई और ये सिनेरियो बन गया क्या कि सेलर डिलीवर कर गया गुड्स, कस्टमर ने पैसे दे दिए तकरीबन सारे सब्सटेंशियली, ठीक है, और वो नॉन रिफंडेबल हैं. तो जिस दिन ये पैसे दे गया उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, हालांकि गड़बड़ है कॉन्ट्रैक्ट में, उसूली तौर पे कर नहीं सकते थे, स्टेप 1 नहीं था, पर कुछ बचा ही नहीं. स्टैंडर्ड कहता है असल में ना कुछ बचा ही नहीं अब कि जो होली परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है. अब ना सेलर कोर्ट में जाएगा ना कस्टमर कोर्ट में जाएगा, कोई मसला ही कोई नहीं है, पैसे भी कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं, खत्म होगी कहानी. दूसरी एक्सेप्शन क्या है? स्टैंडर्ड ने कहा कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ है, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट में क्या गड़बड़ है? इसके राइट्स आइडेंटिफाई नहीं हो सकते थे. मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ है, अब रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता, पैसे जिस दिन देकर गया है उस दिन लायबिलिटी है, लेकिन इसने आके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया. अब एडवांस लिखा हुआ था कि नॉन रिफंडेबल है, तो वो एडवांस वाली अमाउंट अब का वापस तो जानी नहीं है, तो क्या करें? रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें, ठीक है. ये दो बातें यहाँ पे लिखी हुई आपको नजर आएंगी, ठीक है जी. इसको भी पढ़ना है आपने, ओके. तो 2.2 2.3 तक आपने पढ़ लिया, उससे आगे फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब जरा इधर देखें, ये मैं पढ़ा रहा था असल में आपको, ये जी, ये आप स्लाइड से फिर पढ़ लेंगे. क्या है जी क्राइटेरिया फॉर रेक्टिफिकेशन? दोनों पार्टीज अप्रूव करें, सेलर आइडेंटिफाई करे राइट्स, सेलर आइडेंटिफाई करे पेमेंट टर्म्स, कमर्शियल सब्सटेंस हो कॉन्ट्रैक्ट में, और प्रोबेबल हो कि एंटिटी कलेक्ट कर लेगी कंसीडरेशन. बस 3-4 स्लाइड्स और हैं, देख लो, इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर, सारा कुछ हम कर चुके हैं, ओके.
व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस मस्ट आर नॉट मेट बट स्टिल रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। दो सूरतें। पहले वाली देखते हैं, पहले वाली। ओए होए होए, एक मिनट। हो यार, ये तो खाला खत्म हो गया। वापस कैसे आते हैं, किसी को पता है वापस कैसे आते हैं? F11 जी, आल्ट, ओए होए वापस आ गया, बंद करा दिया इसने। हाँ जी, अब देखो इधर देखना, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस आर नॉट मेट, क्या फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है? हाय यस, द एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। इफ द आंसर इज यस, the consideration promised by customer has been received. Yes. The consideration received is non-refundable. Yes. Record the revenue. Scenario 2. The contract has been terminated. The consideration received by entity is non-refundable. तो record the revenue. लेकिन किस दिन? At the date of termination. ये revenue किस दिन? यहां पे लिखा नहीं हुआ, ध्यान से सुन लो, एग्जाम्पल में नजर आएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड किस दिन करोगे इस सिनेरियो में? हाँ, गुड्स डिलीवर। वैसे नॉर्मल रूल क्या है, जनरल रूल क्या है? गुड्स डिलीवर करो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे जिस दिन कैश रिसीव होगा, और यहां पे जिस दिन टर्मिनेशन होगी। ठीक है। नोट, इन बोथ अबव सिनेरियोज इफ आंसर टू एनी वन पॉइंट इज नो, देन रिकॉर्ड लायबिलिटी ऑन कैश रिसीव्ड। ठीक है जी। अगर कोई यानी यहां पे अगर ये नॉन रिफंडेबल नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ है, वो कोर्ट में चला जाए, कुछ भी मसला हो जाए, ठीक है, आप फिलहाल लायबिलिटी रिकॉर्ड कर सकते हो। ऐसे ही यहां पे भी होगा। ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इफ ईच पार्टी हैज यूनिलैटरल राइट टू टर्मिनेट। ये वो छठी बात है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है। मैंने कहा था 5 चीजें होनी चाहिए, 6th नहीं होनी चाहिए। 6th क्या है? 6th ये, अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट if each party has unilateral right to terminate wholly unperformed contract without paying penalty. ठीक है। Contract is wholly unperformed if the entity has not transferred goods or services to customer. ना goods services गई हैं, ना एंटिटी ने कोई पैसे रिसीव किए हैं। ठीक है। यानी होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट है अगर, और उसमें यह लिखा हुआ है कि दोनों में से कोई एक यूनिलैटरली उसको टर्मिनेट कर सकता है विदाउट पेनल्टी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर IFRS 15 की नजर में फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये हमने कर लिया सवाल जी, PML वाला। ओके, ओहो, ये भी हमने कर लिया जी, सेल विद द राइट ऑफ रिटर्न। तो ये आपको इसलिए स्लाइड्स पढ़ाऊं कि ये स्लाइड्स आपकी रिवीजन करवाएंगी क्विक। ठीक है। सेल विद द राइट टू रिटर्न एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यूनिट्स हैंडओवर कितने किए, एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड कितने, एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न कितने हैं, और एट द टाइम ऑफ रिटर्न जो आ गए, बाकी इंक्रीज या डिक्रीज करके रिफंड लायबिलिटी को वैसे ही आपने। नोट, if entity has little or no experience in the transaction, then we will not record revenue at the time of sale, rather we will keep cash received in liability account until time of return. इसके साथ लिखें पास पेपर 5 का 2, 5 का 2 ही था ना, 5B2 आई थिंक, 5B2। सबके पास ये नोट्स हैं? ये जी, ये हमने 4 सिनेरियोज किए। कैश डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर, कैश डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर, क्या सोचा? ऑन सेल क्या सोचा? अब 4 सिनेरियोस थे। पहले सिनेरियो हमने क्या सोचा कि वो पैसे लेकर आ जाएगा, तो हमने ये सोचा कि अधूरे पैसे रिकॉर्ड करें या पूरे। ठीक है, वो वही वाला काम। ठीक है, ये 4 सिनेरियोस हैं, ये आपने जरा चेक कर लेना है यहां से। ठीक है, हाँ, इनको मिला लेना है। ठहर जाओ, ये बड़ी नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन लें। ये मिल जाएगी आपको, सुन लें। ये हमने कर लिया है। ठीक है। ये बेटा वो अभी आपको बताया था। ठीक है, कि कैश रिसीव होना है बाद में, लेकिन गुड्स डिलीवर कर दी हैं आज। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की बात ही चल रही है। ठीक है, कैश बाद में रिसीव होना है, गुड्स डिलीवर कर दी हैं आज, तो रिकॉर्ड करोगे इंटरेस्ट इनकम। ये देखो, ओए होए होए,
गुड्स, हाँ हाँ मिल जाएगा, ये कल मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं था कि ये नहीं है, वरना मैं कल ही कॉपी करवा लेता। कल आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो 1 जनवरी जैसे ऐसे ऐसे मिसाल कर, देखो देखो देखो, ओए होए होए, गुड्स डिलीवर हो गई, पैसा इधर रिसीव होगा, ठीक है। अब सुनो, इंटरेस्ट लिख दिया हुआ मैंने पहले, छोटा सा एक टेबल बना के, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगी इस केस में। कैश रिसीव्ड इन एडवांस हो अगर, तो फिर आज कैश आना है, सेल ने बाद में रिकॉर्ड होना है। ओए होए 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 जी, कैश आ गया पहले, गुड्स आ रही हैं बाद में। ऐसी सूरत के अंदर आपने कैश को एडवांस में रिसीव किया तो सेल को फ्यूचर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, सेल को फ्यूचर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस आज रिकॉर्ड करोगे, ठीक है जी। ऐसे है जैसे कस्टमर ने फाइनेंसिंग आपको प्रोवाइड की हुई है, ठीक है जी। ये कुछ एज्यूम फिगर्स के साथ यही एंट्रीज हुई पड़ी हैं जो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको अजबर हो चुकी हैं। आखिरी, सिर्फ आखिरी, ये बस पढ़ लें, उसका ये आखिरी, इसका छुट्टी होने लगी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सुन लें, बता दिए हैं पर सुन लें। नोट, अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर वुड नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इफ द टाइमिंग पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। आपको अर्ज किया थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। सो इन दिस केस यू विल नॉट कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। डन, पहले बताया था आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नोट, in a transaction where there is a significant financing component, sale will not be recorded at fair value, rather it will be recorded at present value if amount is received in arrear and future value if amount is received in advance। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको जहन में आपने रखना होता। मुझे एक नज़र देख लें तो कुछ रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। अच्छा चलें, बात सुने, होमवर्क के अंदर एक दो सवाल वैसे मैंने बोल दिए थे, साथ एक ही बोला था, चलें वो कर लीजिएगा, सुन लें। फाइनल अकाउंट की थोड़ी सी बात करने का दिल था वैसे 5-7 मिनट, अब वो कल कर लेंगे। तो सुने ये, अच्छा सुन लें, जान लगे हो पर सुन लो। 108 और 109 ये 2 लेक्चर्स हैं, इनके हैंडआउट्स के अंदर ये सारी चीज़ें तकरीबन कवर्ड हैं, पर मैंने थोड़ा सा, क्योंकि एक ही दिन था ये लेक्चर, तो मुझे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उस तरह से मैंने चीज़ों को इकट्ठा कर दिया था। तो आप इन दोनों हैंडआउट्स को सामने रख लीजिएगा, लेक्चर में जो पढ़ाता जाऊँ वो पढ़ लीजिएगा, दोनों लेक्चर्स के एंड पे वो चीज़ें सारी पूरी हो जाएंगी। ये ऑनलाइन वालों को पैगाम था। कोई सवाल है रिलेटेड? अच्छा जी, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो कल होती है मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।